फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए हम लोग कुछ पढ़े थे। अब हम लोग बात करते हैं संघर्ष सिद्धांत, कन्फ्लिक्ट थ्योरी। कन्फ्लिक्ट थ्योरी आखिर है क्या, है कि नहीं, देख लेते हैं। कन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है ना, कन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है, थोड़ा सा कलर चेंज हम कर लेते हैं। चलिए, कन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है यानी संघर्ष सिद्धांत क्या है? संघर्ष सिद्धांत। संघर्ष सिद्धांत को हम ये संरचनात्मक प्रत्यारवाद के प्रतिकूल माना गया है। इस सिद्धांत के अनुसार यानी समाज में विभिन्न आकांक्षाओं का सामाजिक समूह होता है। यहाँ जीवन परिवर्तन के विभिन्न आयाम है ना, तथा विभिन्न सामाजिक सम्मान प्राप्त करते हैं, है ना। संघर्ष सिद्धांत की दृष्टि से समाज के संदर्भ में यहाँ मुख्य रूप से शोषण, दमन, अत्याचार, है ना, का प्रभाव महत्वपूर्ण है। साम्यवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक जो है कन्फ्लिक्ट थ्योरी, कार्ल मार्क्स विचारों के प्रभावित अनेक सामाजिक सिद्धांत को संघर्ष सिद्धांत से अभिप्रेत बताया। क्या चीज? संघर्ष सिद्धांत से। मार्क्सवादी विचारधारा जो है संघर्ष उपागम की क्या है? ऐतिहासिक भौतिकवादी विचार, यानी इसमें ऐतिहासिक भौतिकवादी जो है विचारधाराओं पर विशेष बल दिया गया है। कन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है शक्ति की विविधता को और लोगों को ध्यान आकर्षित करता है। यानी यह सिद्धांत क्या है? शक्ति की विविधता की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। यह सिद्धांत जो है मुख्य रूप से मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित है, परंतु इस प्रक्रिया के रूप में प्रकारवाद एवं सकारात्मक विधि से भी आलोचनात्मक सिद्धांत के सम्मिलित भी हो सकता है। मैक्स वेबर जो है उनके अनुसार कथन है कि शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण होना आवश्यक है। यानी शिक्षा से संबंधित गतिविधियों के संचालन में राज्य प्रभावी भूमिका निभाता है, क्योंकि राज्य के पास शक्तियाँ होती है और शक्तियाँ का जो मुख्य उद्देश्य है यानी प्रेजेंट में असमानता के स्थान पर संतुलन व्यवस्था को स्थापित करना है कि नहीं। अब बात करते हैं जीवित रहने के लिए संघर्ष का सिद्धांत, जिसका आधार प्राणी शास्त्रीय है ना। 19वीं शताब्दी में जिन संघर्ष सिद्धांतों ने लोगों को ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया उनमें जो है से हीगल का दार्शनिक सिद्धांत और कार्ल मार्क्स का वर्ग सिद्धांत विशेष रूप से उल्लेख है। संघर्ष की परिभाषा क्या है? मैकाइवर के अनुसार सामाजिक संघर्ष में ही सब क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिनके द्वारा मनुष्य किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। मैकाइवर के अनुसार संघर्ष सहयोग से एक क्रॉस काटता है ना, क्रॉस पर कटता है। डेविड्स के अनुसार प्रतिस्पर्धा के परिवर्तित रूप को संघर्ष कहा जाता है। आगे बात करते हैं कूले के अनुसार संघर्ष एवं सहयोग पृथक तत्व नहीं है, बल्कि वह एक ही प्रक्रिया के विभिन्न चरण होते हैं जिसमें दो तत्व बराबर समावेश होता है। इसकी विशेषताएं बताते हैं कन्फ्लिक्ट थ्योरी की। इसमें है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह होना आवश्यक है। संघर्ष जो विशेषताएं हैं इसमें कम से कम 2 व्यक्ति होना आवश्यक है या उससे अधिक। संघर्ष एक चेतन प्रक्रिया है कि नहीं? कैसी प्रक्रिया है? चेतन प्रक्रिया, और एक निरंतर नहीं अनिरंतर प्रक्रिया।
यह व्यक्ति सार्वभौमिक प्रोसेस माना गया है। अब बात करते हैं आगे। इसमें नियमों का पालन नहीं होता है। संघर्ष जब होता है तो नियम नहीं पालन होता है। संघर्ष में संपर्क होना आवश्यक है। संपर्क का मतलब एक दूसरे को मिलना आवश्यक है, यूनिटी बनाना आवश्यक है। संघर्ष में हिस्सा महत्वपूर्ण तत्व रखता है कि नहीं। संघर्ष के कारण क्या होता है? माल्थस ने जीवन जीने के साधनों में कमी को संघर्ष का मुख्य कारण बताया। अगर जीवन जीने के साधन में कमी हो तो वहाँ पे संघर्ष करेगा। डार्विन कहता है कि बलशाली जीवन का सिद्धांत संघर्ष का मुख्य कारण होता है। फ्रायड कहते हैं मनुष्य में जन्मजात हिंसा संघर्ष की प्रवृत्ति अच्छी तरह से पाई जाती है। संघर्ष के प्रकार मैकावर और पेज कहते हैं संघर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष होता है, दूसरा अप्रत्यक्ष होता है। और किंगसे और डेविस के कथन के अनुसार भी दो है, एक आंशिक और दूसरा पूर्ण। सीमिल एवं क्रोजर के अनुसार संघर्ष दो प्रकार का बताया। क्या बताया? वास्तविक और एक अवास्तविक, है ना। क्रोजर जो है संघर्ष के दो प्रकार बताए, एक आंतरिक बताया, एक बाहरी बताया, है कि नहीं। संघर्ष के स्वरूप क्या है? गिलिन एवं गिलिन कहते हैं कि संघर्ष के 5 प्रकार हो। एक पहला व्यक्तित्व, प्रजाति, वर्ग, राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय, ये 5 प्रकार का संघर्ष है। और सीमेल जो है वो कहा कि संघर्ष 4 प्रकार के हैं। ये स्वरूप है, ये युद्ध, संघर्ष में युद्ध होना आवश्यक है, संघर्ष में कलह होना आवश्यक है, संघर्ष में मुकदमेबाजी होना आवश्यक है, अवैतिक आदर्श नियमों के कारण संघर्ष हो जाता है। संघर्ष से क्या होता है, रिजल्ट देख लेते हैं। अंत समूह में एकता होता है। अब जैसे मान लिया कि राज में लड़ाई हो तो हमारी राज्य में जितने भी दुश्मन लोग हैं सब एक राज्य के अंतर्गत आ जाएंगे। समूह की एकता भंग हो जाता है ना। अब 2 राज्य एक साथ में लड़ेंगे तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इसमें जन एवं धन की हानि, संघर्ष होने से क्या होता है, जन लोग भी मरा भी सकते हैं, धन भी व्यर्थ चला जा सकता है। स्वास्थ्य समाज का विकास नहीं हो सकता है, लड़ाई होगा तो शिक्षा नहीं हो पाएगा। उच्चता एवं अधीनता का उद्भव होगा, उच्चता हो या फिर अधीनता का उद्भव हो जाएगा। संघर्ष के बाद व्यवस्थापन की प्रक्रिया अच्छी से फिर होने लगेगा। मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत के बारे में पढ़ लेते हैं। मार्क्स ने बताया कि पुराने समाज के अंत तथा नए समाज के जन्म के लिए संघर्ष आवश्यक है। अब जैसे पुराना समाज चलते आ रहे पीढ़ियों से, अब नया कुछ चेंजिंग लाना है तो वहाँ पे संघर्ष होना आवश्यक है। मार्क्सवाद हमेरा सर्वहारा वर्ग के अधिनायक की स्थापना पर बल दिया है। उन्होंने अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहा कि श्रमिकों तुम उठो, तुम अपने पैरों की बेड़ियों को खोने की अतिरिक्त कुछ भी नहीं खोना है और तुम्हें पाना सब कुछ है, तब तुम पूंजीवाद का अंत कर दो, है कि नहीं। पूंजीवाद मतलब जो पूंजीपति लोग हैं। मार्क्स कहता है कि वर्ग सिद्धांत को इतिहास को समझने की कुंजी मानते हैं, है कि नहीं। मार्क्स का दर्शन हीगल के दर्शन से अलग है। मार्क्स कहते हैं कि पूंजी वह धन है जो श्रमिक को शोषण करने के उपयोग में लाया जाता है कि नहीं। हम शोषण को ही वर्ग संघर्ष का बीज रोपण माना जाता है। मार्क्स ने श्रमिकों या वर्ग के स्थायी रूप से पूंजीवादी वर्ग का जन्मदाता माना जाता है। मार्क्स ने शोषण के संघर्ष का प्रमुख कारण बताया, है ना। मार्क्स जो वर्ग है संघर्ष जो है पूरे समाज में मानते हैं और इस विचार का विरोध करते हुए डेंड्रॉफ ने कहा देख लेते हैं। डेंड्रॉफ में कहते हैं कि वर्ग संघर्ष पूरे समाज में कभी नहीं हो सकता, बल्कि समाज के अंतर्गत पाए जाने वाले
छोटे छोटे समूह के बीच होता है। इस प्रकार मार्क्स का कहना है कि जो स्वयं पूंजीवादी व्यवस्था में ही तीव्रतम वर्ग संघर्ष है, पूंजीवाद के विनाश के बीच छिपे हुए होते हैं। मार्क्सवाद के अनुसार कहता है कि पूंजीवादी व्यवस्था दिन प्रतिदिन श्रमिक वर्ग में क्या आ जाती है, निर्धनता, भूखमरी, बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, यानी उसी के अनुसार उत्तरोत्तर दयनीय होती जाती है। मार्क्स के अनुसार पुराने जो समाज अंत हो जाए और नए समाज का जन्म हो जाए, है कि नहीं। अब आगे बात करते हैं मार्क्सवाद की विचारधारा शिक्षा के सामाजिक विकास और आर्थिक उत्पादन को माध्यम मानती है। डेहरेनडार्फ का संघर्ष सिद्धांत क्या है? डेहरेनडार्फ का संघर्ष सिद्धांत ये है सत्ता के संबंधों पर आधारित है कि नहीं। सत्ता संरचना प्रत्येक सामाजिक संगठन का अभिन्न भाग होती है, यानी स्वार्थ समूह को संगठित करता है ना, यानी संघर्ष की संभावनाओं को जन्म देती है ना। अब डेहरेनडार्फ का सिद्धांत कहता है इसमें शक्ति सत्ता पर आधारित है, यानी इनका मानना है कि शक्ति की असमानता हुई संघर्ष का कारण माना है। यानी डेहरेनडार्फ ने मार्क्स वर्ग सिद्धांत की आलोचना भी की कि संघर्ष के समन्वयकारी और संरचनात्मक प्रकारवाद की दृष्टि से देखा गया है कि नहीं। डेहरेनडार्फ का संघर्ष सिद्धांत एक प्रकार के जबरदस्ती का सिद्धांत पर आधारित है ना। शक्ति है तो जबरदस्ती है, यानी किसी भी आदेश सूचक संरचित समाज के लोगों में वास्तविक समाज के बारे में जितनी अधिक चेतना होगी उतनी ही अधिक संघर्ष करने की संभावना हो सकती है। जितनी आर्थिक, तकनीक, राजनीतिक, सामाजिक दशाओं है कि नहीं पूर्ति संगठन में उतने ही संघर्ष अधिक होगा। अधिकोटिक या अधिनिज समूह में जितनी कम गतिशीलता होगी संघर्ष उतना ही तेज होगा। संघर्ष जितना गहरा होगा, सघन होगा, हिंसात्मक होगा, उतना ही संघर्ष बढ़िया से परिवर्तन होगा, सामाजिक में परिवर्तन अच्छा आएगा। क्रोजर का सिद्धांत क्या है? इसमें कहते हैं कि सामाजिक सिद्धांत में लुईस क्रोजर विशेष रूप से इसमें कहा कि सामाजिक संघर्ष के प्रक्रियात्मक पक्ष पर बल दिया है। यह बताया कि सामाजिक संघर्ष केवल विघटनात्मक परिणाम ही उत्पन्न करता है। यह जो है से सामाजिक संघर्ष का संगठनात्मक सिद्धांत प्रकारों पर आधारित पाया गया है। उनके अनुसार, क्रोजर के अनुसार कहते हैं कि सामाजिक संघर्ष दो संभावित परिणाम हो सकते हैं, एक तो संगठनात्मक, दूसरा विघटनात्मक। सामाजिक संघर्ष के संगठनात्मक परिणाम जो है उस अवस्था में होता है जबकि संघर्ष कर रहे जो विरोधी पक्ष हैं एक समान आस्था समाज के कुछ आधारभूत मूल्यों में होती है। जैसे लोकतंत्र है, कुछ आधारभूत मूल्य के आधार पर ही शासक दल या विरोधी दल सांसद या विधानसभा के अंदर बाहर एक दूसरे को टकराते हैं, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्रोजर सिंह ने संघर्ष के दो भागों में बांट दिया। पहला यथार्थवादी संघर्ष, दूसरा अयथार्थवादी संघर्ष। यथार्थवादी संघर्ष जो है ये कुछ लक्ष्यों के आधार पर कुछ परिणामों को प्राप्त करने के लिए उत्पन्न होते हैं। कुछ लक्ष्य है उसके आधार पर कुछ परिणाम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगर विफल हुए लक्ष्यों को पुनः प्राप्त करने को निर्देशित करता है उसको हम यथार्थवादी संघर्ष कहते हैं। अयथार्थवादी कहता है कि इसके विपरीत होता है, न तो लक्ष्य स्पष्ट होता है और न ही विशिष्ट परिणाम प्राप्त होता है। वैसे संघर्ष परिणाम महत्वपूर्ण नहीं होते, इनमें स्वयं विरोधी पक्ष प्रभाव करते रहता है। इसी को हम अयथार्थवादी संघर्ष है ना कहते हैं। कॉलिंस का संघर्ष सिद्धांत क्या है इसको भी देख लेते हैं। अमेरिकन समाजशास्त्री रेंडॉल्फ कॉलिंस ने अपनी पुस्तक कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी टुवर्ड एन एक्सपेरिमेंटरी साइंस में संघर्ष सिद्धांत संबंधी अपने विचार व्यक्त किया।
कॉलिंस परंपरागत रूप से द्वंद्वात्मक संघर्षवादी सिद्धांत को नहीं मानता। उन्होंने कहा कि मनुष्य में समाजीकरण का गुण पाया जाता है। जिनका समाजीकरण नहीं होता है वो संघर्षवाद में विश्वास भी रखते हैं, है ना। कॉलिंग कहते हैं कि मनुष्य में सामाजिकता का गुण पाया जाता है, लेकिन वह संघर्ष प्रवृत्ति प्रवानी होते हैं। संघर्ष का प्रमुख आधार क्या है? हिंसात्मक बल का प्रयोग किया जाता है, यानी प्रतिष्ठा, संपत्ति का समान वितरण, ये सब संघर्ष के कारण बन जाते हैं, है कि नहीं। या असमानता समाज की श्रेणी संस्थाओं में बांट देती है, इसी को हम कहते हैं संघर्ष सिद्धांत। तो आज की वीडियो यहीं तक, धन्यवाद, है कि नहीं।